तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि कंडीशन क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी के। लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे कि कायरल सेंटर क्या होता है, कायरलिटी क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे जो कंपाउंड है वो, उसमें अगर एक कायरल सेंटर हो तो वो मस्ट है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। लेकिन अगर इसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, उसको आज समझते हैं। तो कंडीशन पहला ये होता है कि अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो उसमें क्या होना चाहिए, कंपाउंड अनसिमेट्रिक होना है, उसमें कोई सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। और उसका मिरर इमेज क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब वो मिरर इमेज जो पूरा एक दूसरे को ढक ना सके। जैसे ये मेरा हाथ है, अगर यहाँ पे बीच में एक मिरर लगा दें तो ये मेरे हाथ का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। और अगर हम अपने हाथ से इसको ऐसे ढक देते हैं पूरा तो ये सुपर इम्पोजिबल है। मतलब ये मेरा हाथ इस हाथ को पूरा ढक दे रहा है तो ये सुपर इम्पोजिबल है। लेकिन अगर ये मेरा हाथ अगर इसको इस टाइप से हम ढकें तो ये क्या होगा, मेरा हाथ इस पूरे कंपाउंड को नहीं ढक पा रहा है, इस अंगूठे को ये क्या हो रहा है, बाहर रह रहा है, मीन्स ढक नहीं पा रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो ये मेरा हाथ कोई कंपाउंड है और ये दूसरा हाथ उसका क्या हो गया, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज अगर इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखें तो ये क्या हो गया, जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इम्पोजिबल है। वैसे नहीं है कि इसको घुमा के ऐसे रखेंगे तब तो हो ही जाएगा। मिरर इमेज के ऊपर, कंपाउंड को मिरर इमेज के ऊपर ऐसे रखें, उसके बाद अगर कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाता है तो मतलब क्या है, वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बशर्ते कि वो अनसिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सिमेट्री क्या होता है और कितने टाइप की सिमेट्री होती है, कैसे पहचाने कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं है। देखिए, तो पहले compound is an optically active compound if it is unsymmetrical or it has non superimposable mirror image। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होने चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को समझते हैं फिर से भी। तो विच और कंपाउंड में क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंपाउंड अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिक का मतलब उसमें कोई टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो। तो कोई टाइप का मतलब कोई भी सिमेट्री नहीं हो। तो सिमेट्री तीन टाइप की होती है मेनली, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको COS बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको बोलेंगे POS, और तीसरा बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। तो मेनली हमको COS सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड के नोट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, OE मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव COS POS शुड बी एब्सेंट। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये कंडीशन है कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंस हो, तभी वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो पहले नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को समझ लेते हैं। जैसे ये CH3 है, OH है, H है, ये C2H5 है, यहाँ हम लगा दिए मिरर। अब मिरर के बगल में इसी कंपाउंड को अगर हम बनाएं ऐसे तो ये हमारा CH3 OH H C2H5, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। अब इस जैसे ये मेरा हाथ है ऐसे रखा हुआ, इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रख रहे हैं तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। वैसे ही इस कंपाउंड को उठा कर इसके ऊपर रखेंगे तो ये OH आएगा इस साइड और H आएगा इस साइड। तो मतलब OH के ऊपर रहता तो ढक देता, लेकिन OH के ऊपर नहीं आया तो मतलब सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, मतलब इसको ढक नहीं पा रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे इनएंशियोमर में। तो इनएंशियोमर में भी सेम कंडीशन आएगा, उसमें 2 कायरल कार्बन होने चाहिए और जो है कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। तो हम इनएंशियोमर पढ़ेंगे तो समझेंगे, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल कॉन्सेप्ट को यहीं सीख लीजिए। अब देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ सेंटर इन अ मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन सेम एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में, इसको एग्जांपल समझते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में वो पॉइंट, वो सेंटर जिसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम जाएं तो हमको सेम मॉलिक्यूल मिले तो वो क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे अगर ये पॉइंट है, इसमें इधर गए और इधर गए तो यहाँ भी कार्बन है, इसको अगर ओपन करें तो ये CH2, ये CH2, ये भी CH2। तो इधर से इधर गए तो ये एक पॉइंट मिला, इधर से इधर गए तो ये भी एक पॉइंट मिला। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, सेम टाइप के एटम है। इधर देखिए, ये इधर
CH2 इधर भी CH2 और इधर भी CH2 इधर भी CH2, मतलब इसका जो पॉइंट है एक जगह जहाँ मिल रहे हैं उस पॉइंट से किसी एक साइड में जाते हैं तो हमको सेम टाइप का मॉलिक्यूल मिल रहा है, मतलब एक हमको सेंटर मिल रहा है। लेकिन अगर इस कंपाउंड में देखिए तो यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो यहाँ से अगर हम इधर बढ़े तो यहाँ तो CH2 है लेकिन यहाँ CH2 नहीं है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 नहीं है, तो क्या हुआ अपोजिट टाइम के सेम में टाइप के मॉलिक्यूल नहीं मिले, तो यहाँ पे क्या हो गया सिमेट्री नहीं बन, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाई। देखिए बीच में किसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा क्योंकि अपोजिट साइड में सेम टाइप के मॉलिक्यूल होने चाहिए, ये कंडीशन मस्ट है। देखिए जैसे यहाँ इधर से इधर बढ़े तो CH2 मिला, इस सेंटर पे पहुँचे, इधर से इधर पहुँचे तो ये भी क्या होगा सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिले, तो इसमें क्या होगा COS, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें COS सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ऐसे में देखिए इधर जाते हैं सेम टाइप के मॉलिक्यूल, इधर सेम इधर सेम, तो ये जो पॉइंट है यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री बन रहा है। लेकिन अगर इसमें आए तो क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए सेम टाइप मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ से जब यहाँ आए तो सेम, यहाँ तो CH2 है लेकिन यहाँ कोई कार्बन तो है ही नहीं, तो सेम टाइप के एटम नहीं मिले, तो इसमें भी COS क्या हो गया हमारा एब्सेंट हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। मतलब यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिलने चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए। देखिए इसमें मिल रहा है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें भी नहीं होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ये CH2 है, ये भी CH2 है, यहाँ से यहाँ है, ये भी CH2, ये भी CH2, लेकिन यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ CH2 है, लेकिन ये देखिए ये CH2 है और ये हमारा क्या है CH3, तो मतलब यहाँ अगर इस ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल के देखें तो ये हमारा हो गया C2, ये क्या सॉरी C2H4, यहाँ CH होगा, तो ये देखिए ये CH2 ये C2H4, तो ये दोनों अपोजिट साइड में सेम मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ सेंटर तो बन रहा है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बन रहा है, मतलब कि अपोजिट साइड में सेम मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है एक जगह, तो एक जगह ये हो जाने से क्या हो रहा है कि इसमें सिमेट्री क्या हो जा रही है एब्सेंट हो जा रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन के मॉलिक्यूल में सेम हर डायरेक्शन में जहाँ भी जाएंगे हमको सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो यहाँ भी COS क्या होगा प्रेजेंट हो गया। इसमें देखिए, इसमें बताइए सोचिए खुद से, यहाँ से यहाँ गए सेम मॉलिक्यूल, यहाँ से यहाँ गए सेम मॉलिक्यूल, अब देखिए यहाँ भी ये पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ भी यहाँ, तो यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ भी तो सेम मॉलिक्यूल मिला, तो ये भी क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जिधर भी जाए हमको सेम मॉलिक्यूल मिलना चाहिए, जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुँचे सेम मॉलिक्यूल, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुँचे सेम मॉलिक्यूल, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक पहुँचे सेम मॉलिक्यूल। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ पहुँचे सेम मॉलिक्यूल था, यहाँ से यहाँ पहुँचे सेम मॉलिक्यूल था, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचे तो सेम मॉलिक्यूल नहीं था, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बन पाया। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, अगर ये कंडीशन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। नेक्स्ट आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पे क्या है कि वो इमेजिनरी पार्ट जिससे क्या हो किसी भी चीज़ को हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें। जैसे अगर मान लीजिए कि ये पेन होता, इसको हम इमेजिनरी लाइन मान लीजिए है, तो ये क्या हुआ इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए हम किसी भी तरह से इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें, जैसे ये कंपाउंड है, अगर यहाँ से इसको ऐसे कट करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, तो ये उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको अगर ऐसे ले जाएं तो ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये अगर मान लेते हैं इस CH3 को, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल होता, तो इसको अगर हम ऐसे इक्वल कर रहे हैं तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर। तो क्या ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा? देखिए अगर ऐसे करेंगे, अगर इसको ऐसे कट करेंगे तब तो इधर कुछ और मॉलिक्यूल, इधर CH3 एक्स्ट्रा है, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर इसको हम ऐसे इक्वल कट करेंगे तो ये भी हमारा इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इधर 2 CH3 इधर CH3 है ही नहीं, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कट कर दें, अगर इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से बना दें तब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए इसको ऐसे कट किए तो इधर ये कार्बन 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 कार्बन, उधर इधर CH3 इधर भी CH3,
तो दोनों साइड इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। मतलब किसी भी प्लेन से हम इसको ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, अगर हमको इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है तो हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। अगर मेरे हाथ में पूछा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कट करेंगे तो नहीं होगा, इधर फिंगर नहीं है। अगर हम इसको ऐसे कट करें तो नहीं होगा, क्योंकि इधर जो मेरा थंब है एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर अपने हाथ को हम ऐसे कट कर दें, ऐसे, तो ये क्या होगा इस प्लेन में, तो ये क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी, किसी भी एंगल से अगर हमको कट करने पे इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए POS एब्सेंट, POS प्रेजेंट, यहाँ भी POS प्रेजेंट, यहाँ भी POS प्रेजेंट, यहाँ भी POS प्रेजेंट। इसमें देखिए, इसमें भी इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। इसमें देखिए यहाँ भी इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, POS प्रेजेंट होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में POS हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखिए वेज डैश क्या मतलब समझ लेते हैं, इसको एक लेक्चर में हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए, अब वेज का मतलब होता है कि जो आपकी तरफ हो, जैसे ये मेरा हाथ अगर कार्बन है तो मेरे हाथ से ये अगर ये बॉन्ड इस तरह से निकला हुआ है, तो जो आपकी तरफ होगा वो क्या होगा, वेज होगा, और जो आपसे दूर होगा वो होगा डैश। ठीक है, मतलब जो आपकी तरफ आ रहा है वो वेज है, वेज मीन्स ये, और जो आपसे दूर जा रहा है ये इस लाइन को बोलते हैं डैश। ठीक है, इसको हम लोग एक लेक्चर में समझ लेंगे। तो ये आपसे, अगर इसको हम करना चाहेंगे तो कंपाउंड में इसका स्ट्रक्चर काफ़ी मायने रखता है कि वो आपकी तरफ है या आपके दूर है। अगर ये इस टाइप से कंपाउंड है, ये आपकी तरफ है, ये मेरी तरफ है या आपसे दूर है, तो अगर इसको कट करेंगे ऐसे इक्वल हाफ में, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे, तो इससे क्या होगा, कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी है, उसमें फ़र्क आता है। उस बेसिस पे ये क्या होगा, इसको हम ऐसे कट करेंगे तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें क्या बोलेंगे, POS जो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है क्या है, वो एब्सेंट है। तो इसको हम वेज डैश समझ लेंगे तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसको एक बार वेज डैश का लेक्चर देख के फिर इसको देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, कंपाउंड, अब हम समझ गए कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उसमें किसी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो उसका कंडीशन क्या क्या है, केस फर्स्ट देखिए, कंपाउंड हैव ओनली वन कायरल कार्बन। अगर वन कायरल कार्बन है देन कंपाउंड विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो पहले भी समझ चुके हैं। और दूसरा है केस कि कंपाउंड हैव मोर देन वन कायरल कार्बन, अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। कंडीशन ये है, अगर उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर अनसिमेट्रिक है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखिए अगर थर्ड कंडीशन है कंपाउंड हैव नो कायरल कार्बन, तो कंपाउंड के पास कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी तो कंपाउंड क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कंपाउंड के पास कायरल कार्बन हो तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल कार्बन हो या नहीं हो। ठीक है, तो सिमेट्री मस्ट है, कायरलिटी हो या ना हो वो बाद की बात है, लेकिन सिमेट्री मस्ट है। सिमेट्री नहीं है तो क्या, कोई भी टाइप की सिमेट्री अगर नहीं है तब तो वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर है सिमेट्री तो वो उसमें कायरल कार्बन हो या ना हो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, किसी भी कंपाउंड में अगर एक कायरल कार्बन हो तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा।